गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डेटा स्ट्रक्चर्स के बारे में बताया था और सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि हम इसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने वाले हैं, राइट। और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी, यानी बेसिक सी चीज़ें बहुत सारी हमने आपको बताई थी कि इसमें हम एरे, पॉइंटर स्ट्रक्चर, लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, ग्राफ, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये सारी चीज़ें हम इसमें आपके साथ में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब बात हमने इसके बाद में की थी आपको कि व्हाट इज द डेटा स्ट्रक्चर। तो डेटा स्ट्रक्चर एग्जैक्टली है क्या, क्लियर। डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको ये भी बताया था, जब मैं आपको बता रहा था कि हमने एरे आपके साथ में ऑलरेडी डिस्कस किया था प्रीवियस क्लासेस में। तो आई होप कि आपको वो बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन इसके बाद में हमने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर्स में जो हम मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन करते हैं डेटा के लिए, वो कैसे करते हैं। तो द एन नंबर ऑफ एल्गोरिथम्स वर प्रपोज्ड एंड ऑल दीज एल्गोरिथम्स आर नोन एज द एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, इसको हम एडीटी भी बोलते हैं इन शॉर्ट। सो एल्गोरिथम्स के अंदर एडीटीज होंगे, एडीटीज के अंदर हम उस सेट ऑफ रूल्स को फॉलो करने वाले हैं, राइट। देन इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि टाइप्स ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर्स। तो मैंने दो टाइप के आपको डेटा स्ट्रक्चर्स बताए थे। नंबर वन इज द प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर एंड नंबर सेकेंड नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। सो प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स मैंने आपको बताया था कि जो भी हमारे इंट है, कैर है, फ्लोट है, डबल है, पॉइंटर, ये सारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि सिर्फ केवल एक सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। और नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स उनको कहते हैं जो एक से ज़्यादा वैल्यूज को स्टोर कराते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था एरे, स्टैक, क्यू, ठीक है। एरे, स्टैक, क्यू, ग्राफ, है ना। ये सारी चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस की थी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एरे, स्टैक, क्यू, है ना, और ग्राफ, राइट। इसके अलावा मैंने आपको बताया था सर्चिंग, ठीक है, सॉर्टिंग, ये सारे जो हैं वो हम डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ते हैं। दूसरी चीज़ क्यू, या हम आप बोल सकते हैं लिंक लिस्ट, ठीक है। लिंक लिस्ट हम कह सकते हैं क्या बोलते हैं, ट्री। ये सारे जो हैं वो नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है। अब बात करेंगे हम आगे, और उसी के आगे हम आपसे डिस्कस करने वाले। फिर मैंने आपको स्टैटिक और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स ये दोनों बताए थे। और स्टैटिक मैंने आपको बताया था कि वो डेटा स्ट्रक्चर्स जिसको हम कंपाइल टाइम पे एलोकेट करवा देते हैं, यानी जिसका साइज हम मेमोरी में कंपाइल टाइम पे डिसाइड कर देंगे, उसको स्टैटिक डेटा स्ट्रक्चर्स कहेंगे। डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर हम उसको कहेंगे जिस डेटा को हम मेमोरी में ऑन रन टाइम पे हम डिसाइड करते हैं कि उसका कितना साइज हमको लेना है। सो द साइज, है ना, इज फ्लेक्सिबल, जितना भी साइज आप वहाँ पर रखना चाहें। तो यही दोनों चीज़ें कल तक की क्लास में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, ठीक है। प्रीवियस क्लास में मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था। कुछ है मेजर ऑपरेशंस हैं जिनके बारे में आज हम आपसे डिस्कस करने वाले, जैसे कि हम हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स में सर्चिंग करते हैं। क्या करते हैं, सर्चिंग करते हैं। सर्चिंग का मतलब कि अगर आपके डेटा में मान लीजिएगा कि मेरे पास में 1000 स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, 1000 स्टूडेंट का रिकॉर्ड है, ठीक है। अब बताइए कि अगर मुझे इसमें से सपोज दैट कि मैं जैद का नाम सर्च, जैद को ढूंढना चाहता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा। अगर नॉर्मली मैं बात करूँगा तो मैं एक नंबर से जाऊँगा। मान लीजिएगा कि जैद का रोल नंबर 501 है, तो मैं एक से लेकर के 500 तक जाऊँगा, और जब मैं 501 पे जाऊँगा तब मुझे जैद यहाँ पर मिलेगा, 501 पर मिलेगा। इज इट क्लियर। अब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है कि अगर ये तो 1000 लोगों का डेटा है, 501 नंबर पे जैद का रोल नंबर है, सपोज दैट कि यही अगर 800वें नंबर, 899 नंबर पर कोई और नाम होगा,
मान लीजिएगा वो शिवम नाम है, ठीक है। अब मैं इस नाम को ढूंढ रहा हूँ, तो फिर मुझे 1 से लेकर के 899 नंबर तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा। मतलब मुझे 898 बार ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। अगर हम इस तरीके से करेंगे तो हमको काफ़ी वक्त लगेगा। इसलिए हमको सर्चिंग टेक्निक्स अपनानी पड़ती हैं। आपके फ़ोन में भी सर्चिंग ऑपरेशंस होते हैं। जैसे कि आप किसी भी व्यक्ति का नंबर ढूंढते हैं अपनी फ़ोन डायरी में, तो आपने अगर नाम टाइप किया, सपोज दैट कि ए, जैसे ही आपने ए टाइप किया तो उसके करस्पॉन्डिंग कई सारे नंबर्स आपको या कई सारे नाम आपको दिखाने लगते हैं। और जैसे ही आपने वो एग्जैक्ट नाम, मान लीजिएगा सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर लिखा शिवम, तो शिवम नाम से जो भी नंबर्स फीड होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको ये मेरी बात समझ में आ गई होगी। ओके, अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट बात ज़रा समझिएगा। अगर हम यहाँ पर सर्चिंग ऑपरेशन ना परफॉर्म करते तो क्या होता कि मुझे यहाँ पर जो हमारी फ़ोन डायरी होती, शुरुआत के अल्फ़ाबेट से ए से लेकर के जेड तक जाना पड़ता और उसमें एस नाम पर जो भी नंबर मिलता, यानी शिवम नाम से जो भी नंबर मिलता, वो हम निकाल पाते। पहले जो हमारे पास में फ़ोन आए थे वो इसी टेक्निक से आए थे कि हम पहले तो सेव ही नहीं कर पाते थे। फिर धीमे-धीमे सेव करने का विकल्प आया तो ऊपर और नीचे वाले 2 फॉरवर्ड और बैकवर्ड कीज़ का इस्तेमाल किया गया, जिसके माध्यम से कि आगे और पीछे कर सकें। लेकिन धीमे-धीमे हमने अपडेशंस किए, उसमें टेक्निक्स यूज़ की और आज हम सर्चिंग करते हैं। तो सर्चिंग जो ऑपरेशन है वो बहुत ही शानदार ऑपरेशन हम कह सकते हैं, डेटा स्ट्रक्चर ने हमको दिया, राइट। इसके बाद में ये सर्चिंग हो गया। इसके बाद में सॉर्टिंग। अब देखिए सॉर्टिंग जो ऑपरेशन है, सॉर्टिंग ऑपरेशन भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट ऑपरेशन है। सॉर्टिंग का मतलब ये हुआ, वी कैन सॉर्ट द एलिमेंट्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर ईदर इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। मतलब या तो आप अपने एलिमेंट्स को असेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख सकते हैं। मान लीजिएगा कि आपके पास में डेटा है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। कैसे? मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिख दिया, सपोज दैट कि मैंने यहाँ पर लिख दिया जैद, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर सागर, फिर मैंने लिख दिया यहाँ पर निज़ाम, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया, मान लीजिएगा ये लिख दिया वंश, ठीक है। फिर मैंने लिख दिया शिवम, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिख दिया मान लीजिएगा मैंने लिख दिया यश, सपोज दैट, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिख दिया अभय, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पर सतीश, ठीक है। अब आप एक चीज़ सोचिए, अगर मुझे इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है, ठीक है, अगर मुझे इस डेटा को ऑर्गेनाइज करना है तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी पहली प्रायोरिटी ये होगी कि अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में मैं इसको लिख दूँ। अगर मैं ए से जेड तक इसको लिख दूंगा तो सबसे पहले हमारा ये नाम आएगा, फिर इसके बाद में जो ए के बाद बी आएगा, सी आएगा, तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास में जो नंबर्स होंगे, मान लीजिएगा मैंने लिखा 35, मैंने लिखा 15, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिखा 7, फिर मैंने लिखा मान लो 70, मान लो मैंने लिखा 85, मान लीजिए मैंने लिखा 90, ठीक है। फिर मान लो मैंने लिख दिया 65। अब मेरे पास ये जो डेटा है ये अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में, तो हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा? या तो हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या फिर हम डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग का मतलब क्या होता है? देखिए असेंडिंग का मतलब छोटे से बड़े। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कि असेंडिंग में लिखना है तो असेंडिंग का मतलब सबसे पहला नंबर हमारा छोटा 7 होगा, 7 के बाद मेरा नंबर होगा 15 होगा, फिर 15 के बाद मेरा अगला नंबर कितना हो जाएगा? 35 होगा, 35 के बाद अगला नंबर 65 होगा, 65 के बाद अगला नंबर 70 होगा, 70 के बाद 85 और 85 के बाद में 90। ये तो हो गया असेंडिंग। अब अगर आपसे कहा जाए डिसेंडिंग, तो डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे में,
तो मैं यही कहूँगा, ये हो जाएगा 90, ये हो जाएगा 85 है, और ये हो जाएगा मेरा 70, ये हो जाएगा मेरा 65, फिर आएगा 35, फिर आएगा 15 और फिर आएगा 7। इज इट क्लियर? तो इसे हम असेंडिंग और डिसेंडिंग बोल। अब मुझे लगता है आपको ये मेरी बात समझ में आ गई। तो आगे बढ़ते हैं तीसरे ऑपरेशन की तरफ। तीसरा ऑपरेशन है इंसर्शन ऑपरेशन। ठीक है, इंसर्शन ऑपरेशन क्या होता है इसको भी अभी हम जानेंगे। इंसर्शन ऑपरेशन का मतलब कि वी कैन ऑल्सो इंसर्ट द न्यू एलिमेंट इन डेटा स्ट्रक्चर। हम किसी नए एलिमेंट को हमारे डेटा स्ट्रक्चर में इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास में ये एक एरे है, सपोज दैट मैंने कहा कि मेरे पास में ये एक एरे है, मान लो 7 है, 3 है और 20। अब अगर मुझे इसमें कोई और एलिमेंट ऐड करना होगा तो मैं और एलिमेंट ऐड कर दूंगा, उसको हम इंसर्शन कहेंगे कि हम कोई न्यू एंट्री को ऐड करें। ठीक है, हम किसी न्यू एंट्री को ऐड करें, राइट। तो अब हमारे पास में कई तरह के डेटा स्ट्रक्चर्स होंगे, हर है ना, हर टेक्निक में अलग अलग तरीके से इंसर्ट करेंगे। जैसे कि हमारे पास में स्टैक है, स्टैक में भी हमको एलिमेंट इंसर्ट करना होगा। क्यू होगा तो क्यू में इंसर्ट कर सकते हैं हम, लिंक लिस्ट में कर सकते हैं, ग्राफ में कर सकते हैं, ट्री में कर सकते हैं। हमारे पास जितने टाइप के, चाहे वो लीनियर हो चाहे वो नॉन लीनियर हो, दोनों में हम इंसर्शन अपडेशन, ठीक है, मतलब सभी में हम इंसर्शन अपडेशन डिलीशन सर्चिंग सॉर्टिंग, जितने भी ऑपरेशन हम आपको यहाँ पे बता रहे हैं वो हर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर में वैलिड है, और हर टाइप के डेटा स्ट्रक्चर्स में ये बहुत मेजर ऑपरेशन है जो हम अप्लाई करते हैं। इसके बाद में अपडेशन, वी कैन ऑल्सो अपडेट द एलिमेंट, वी कैन रिप्लेस द एलिमेंट विद अनदर एलिमेंट। मान लीजिएगा मुझे यहाँ ये 7 की जगह पर 20 डालना है या 25 डालना है, ठीक है, तो हम इस एलिमेंट को हटा करके इसकी जगह पर दूसरा एलिमेंट भी हम अपडेट कर सकते हैं। ये सारी टेक्निक्स जब मैं आपको आगे बताऊंगा तब आपको भी पता चल जाएगा कि कैसे हम अपडेशन करते हैं, कैसे हम इंसर्शन करेंगे। अगर मान लीजिएगा आपके पास ये 20 एलिमेंट है, मान लीजिएगा ये थर्ड वाला जो एलिमेंट है आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, आप डिलीट भी कर सकते हैं। सो वी कैन ऑल्सो परफॉर्म द डिलीट ऑपरेशन टू रिमूव द एलिमेंट फ्रॉम द डेटा स्ट्रक्चर। अब इंसर्शन करने का तरीका, अपडेशन करने का तरीका और डिलीशन करने का तरीका, ये सब हम सीखेंगे। सभी के लिए, यानी जितने भी आपको हम ऑपरेशन अभी बता रहे हैं, पांचों ऑपरेशन, इन सभी पर एल्गोरिथम्स हैं, उन एल्गोरिथम्स को हम समझेंगे बाद में। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे हम आपको एक एक चीज़ के बारे में बहुत ही डिटेल में बताएंगे कि कैसे हम इंसर्शन करेंगे, ठीक है, कैसे हम अपडेशंस करेंगे। अब मान लीजिएगा जब हम को हाँ, हमको मान लीजिए कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है, सपोज दैट कि हमको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है। मान लीजिएगा हमारा ये एरे है, ठीक है, मान लो, ठीक है, तो या तो हम स्टार्टिंग में इंसर्ट कर सकते हैं या हम एंडिंग में या फिर हम मिड में कर सकते हैं। ये जो ऑपरेशन है स्टार्टिंग एंडिंग और मिड, इन तीनों में हम, ठीक है, तीनों केस में इंसर्शन भी कर सकते हैं, अपडेशन भी कर सकते हैं और डिलीशन भी कर सकते हैं, ठीक है, और सर्चिंग सॉर्टिंग सब चीज कर सकते हैं, एवरीथिंग। तो ये है हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स के 5 मेजर ऑपरेशन। आई होप कि आपको इतनी बात मेरी बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। तो एडवांटेजेस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में द फॉलोइंग आर द एडवांटेजेस। नंबर 1 इज एफिशिएंसी, नंबर 2 रीयूजेबिलिटी और नंबर 3 एब्स्ट्रैक्शन। ओके, तो एफिशिएंसी का मतलब होता है इफ द चॉइस ऑफ अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर एडीटी, एडीटी मतलब मैंने आपको बताया था एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, ठीक है। इफ द चॉइस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर फॉर इम्प्लीमेंटिंग अ पर्टिकुलर एडीटी इज प्रॉपर,
So it makes the program very efficient in terms of time and space. मतलब आपने जो भी एडीटी लिया हुआ है, राइट, डेटा स्ट्रक्चर में इम्प्लीमेंट करने के लिए, यदि वो प्रॉपरली हमने उसका यूज किया है, तो हमारा जो प्रोग्राम दोनों टर्म्स में, यानी टाइम, कम से कम टाइम ले, कम से कम स्पेस ले, उसके आधार पर बहुत एफिशिएंट बना सकते हैं। इसी को हम बोलते हैं इफिशिएंसी। रीयूजेबिलिटी का मतलब है द डेटा स्ट्रक्चर प्रोवाइड, रीयूजेबिलिटी मींस दैट मल्टीपल क्लाइंट प्रोग्राम्स कैन यूज द डेटा स्ट्रक्चर। मतलब हमने अपना डेटा स्ट्रक्चर एक जगह बना के रख दिया, अब उसको कई सारे क्लाइंट उसी डेटा स्ट्रक्चर को फॉलो कर सकते हैं, या हम कह सकते हैं रीयूज कर सकते हैं। इसी को बोलते हैं रीयूजेबिलिटी, राइट। और एब्स्ट्रैक्शन, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज है वो है एब्स्ट्रैक्शन। द डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड बाय एन एडीटी, ठीक है, द डेटा स्ट्रक्चर स्पेसिफाइड किसके द्वारा, एडीटी के द्वारा, ऑल्सो प्रोवाइड द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, द लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन। अच्छा आप देखो, एक बार बार ये एब्स्ट्रैक्शन एब्स्ट्रैक्शन आ रहा है, इसका मतलब क्या है। सबसे पहले तो आप बात समझिएगा कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप क्यों हम यूज कर रहे हैं। देखिए, पहले मैं आपको ये लाइन पढ़ के बता देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। द क्लाइंट कैन नॉट सी द इंटरनल वर्किंग ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। क्लाइंट जो है डेटा स्ट्रक्चर की जो इंटरनल वर्किंग होती है उसको नहीं देख सकता, उसी को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। सो इट डज नॉट हैव टू वरी अबाउट द इम्प्लीमेंटिंग पार्ट, राइट। द क्लाइंट कैन ओनली सी द इंटरफेस, क्लाइंट को सिर्फ इंटरफेस दिखाई देगा, क्लाइंट को उसके अंदर की प्रोसेस नहीं दिखाई देगी। ये ठीक वैसे ही है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब बिल्कुल ठीक वैसे ही है, जैसे मान लीजिएगा हम गाड़ी चलाते हैं, हम गाड़ी में जो है गियर डालते हैं, हमारे पास में 1 2 3 4 मान लो 5 गियर की गाड़ी है। तो जब हम गियर को चेंज करते हैं तो हमें तो गियर से मतलब है, ना कि हमें इस बात से मतलब है कि हमने गाड़ी का गियर बदला तो वो कैसे काम कर रहा है। हमको इस बात से कोई मतलब नहीं, हमको अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्या करना है, गियर। तो जो गियर है यहाँ पर वो क्या है, वो है इंटरफेस। क्या है, इंटरफेस, जो हमें प्रोवाइड किया गया, जो हमको प्रोवाइड किया गया, हमको उसकी इंटरनल प्रोसेस से कोई मतलब नहीं। ठीक इसी तरह से हम यहाँ पर एडीटी प्रोवाइड करेंगे, और एडीटी प्रोवाइड जब हम करेंगे तो उसमें एब्स्ट्रैक्शन का लेवल भी हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस लेवल तक हमको अपने डेटा स्ट्रक्चर को हाइड करके रखना है, राइट, क्योंकि क्लाइंट को वो नहीं दिखना चाहिए जो हमने उसमें किया है। हम सिर्फ वो दिखाना चाहते हैं जो जिसको सब यूज भी कर सकें, और जो हमारा इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है जिसके लिए हमने एक इंटरफेस बनाया है, वो इंटरफेस सिर्फ क्लाइंट को दिखना चाहिए। क्योंकि आप आगे जाकर के जब सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं तो क्लाइंट को सिर्फ आप अपना इंटरफेस दिखाते हैं, ना कि उसका कोड, ना कि उसको आप अपना लॉजिक बताते हो कि ये मैंने कैसे इम्प्लीमेंट किया है, ना ही उसको अपना डेटा। क्योंकि अगर आपने उसको अपना डेटा दिया तो कहीं ना कहीं वो आपके डेटा के साथ में छेड़खानी करेगा और आपके सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम्स आ सकती है। इसलिए कभी भी हम उसको अपना इंटरफेस ही देते हैं, उसके अलावा हम कोई भी चीज़ उसको प्रोवाइड नहीं कराते। आप देखते होंगे जब आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं तो वेबसाइट ओपन करने में आप कोई भी, जब आप उसका कोड वगैरह इंस्पेक्ट वगैरह कोड खोलते हैं, कभी भी आपने खोला होगा, तो उसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हम सिर्फ इंटरफेस प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। इसलिए क्योंकि हमने वहाँ पर एडीटी का यूज़ किया है, एडीटी कॉन्सेप्ट को हमने वहाँ पर लागू किया है, और डिपेंड करता है कि आपने कौन सा सॉफ्टवेयर में कितने लेवल का एब्स्ट्रैक्शन वहाँ पर यूज किया है। इसी को बोलते हैं एब्स्ट्रैक्शन। बार बार एडीटी यूज आ रहा था, बार बार हम आपसे बात कर रहे थे कि एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप, तो हम वहाँ पर उसी तरह के डेटा टाइप को यूज करेंगे जिसमें क्लाइंट को सिर्फ उसका इंटरफेस दिखे, उसकी वर्किंग प्रोसेस के बारे में वो ना जान सके। इज दैट क्लियर? आई थिंक या निजाम।
बिल्कुल सही कह रहे हो आप निजामुद्दीन, डिटेल को हम हाइडिंग कर देते हैं, सिर्फ उसको इंटरफेस मिलता है। ठीक है, आई होप कि अब आप ये बात समझ गए होंगे। बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ डेटा स्ट्रक्चर। अब क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में हम आपसे डिस्कस करते हैं वन बाय वन। Data structures are the building blocks of any program or the software। किसी भी प्रोग्राम या हम कहें किसी भी सॉफ्टवेयर का जो डेटा स्ट्रक्चर है वो क्या है? बिल्डिंग ब्लॉक है, क्योंकि विदाउट डेटा स्ट्रक्चर किसी भी सॉफ्टवेयर का कोई अस्तित्व नहीं है। क्योंकि जो भी आप सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं वो किसी पर्पज से कर रहे हैं, और बिना डेटा के वो सॉफ्टवेयर का कोई मतलब नहीं है। सो चूजिंग द appropriate data structure for a program is the most difficult task for a programmer। देखिए, जब आप किसी appropriate data structure को अपने प्रोग्राम में चूज कर रहे होते हैं तो ये प्रोग्रामर के लिए सबसे डिफिकल्ट टास्क होता है कि कौन से डेटा स्ट्रक्चर को हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करें ताकि हमारा जो प्रोग्राम या हमारा जो सॉफ्टवेयर है वो इफिशिएंटली वर्क कर सके। ओके, सो फॉलोइंग टर्मिनोलॉजी इज यूज्ड as far as data structures are concerned। Okay, number 1, data। What is the meaning of data? Data can be defined as an elementary value or the collection of values। ठीक है, डेटा कैन बी डिफाइंड एज एन एलिमेंट्री वैल्यू। डेटा को हम डिफाइन कर सकते हैं कैसे? एलिमेंट्री वैल्यू, या फिर हम कहें कलेक्शन ऑफ वैल्यूज। फॉर एग्जांपल कि डेटा है क्या? मान लीजिएगा स्टूडेंट का नाम, इट्स आईडी आर द डेटा अबाउट द स्टूडेंट। मतलब एक स्टूडेंट के बारे में क्या क्या उसकी इंफॉर्मेशन हो सकती है? उसका नाम हो सकता है, उसकी आईडी हो सकती है, उसकी क्लास कौन सी क्लास है, उसका स्कूल हो सकता है। ठीक है, ओके, उसका रिजल्ट हो सकता है। ठीक है, ये सारी जो जानकारी है वो स्टूडेंट की है और उसी को हम बोलते हैं डेटा। मतलब या तो एक वैल्यू हो या फिर कलेक्शन ऑफ वैल्यूज हो, जिसको हम बोलते हैं डेटा। राइट, आगे बढ़ते हैं। ग्रुप आइटम्स क्या है? डेटा आइटम्स which have subordinate data items are called group item। For example, name of student can have the first name and the last name। अब ग्रुप आइटम में देखिए क्या क्या चीजें हम कह सकते हैं। जो सबऑर्डिनेट डेटा आइटम्स हम कहेंगे उन्हीं को हम ग्रुप आइटम्स कहते हैं। जैसे कि हमने किसी स्टूडेंट का अभी क्या बोला था? नाम। अब आप लोग देखते हैं जब आपको अलग अलग एंट्री फिल करनी होती है तो आप क्या करते हैं? वहां पर लिखा होता है फर्स्ट नेम। ठीक है, फिर एक जगह एंट्री होती है मिडिल नेम, फिर एक जगह होता है लास्ट नेम या सरनेम, या हम कहें सरनेम। तो ये जो अलग अलग हम कह देंगे ना सबऑर्डिनेट है, सबऑर्डिनेट डेटा आइटम्स, इनका कलेक्शन ही हम उसको कहते हैं ग्रुप आइटम्स। अब बात करेंगे हम थर्ड, और थर्ड है मतलब रिकॉर्ड। रिकॉर्ड क्या है? Record can be defined as the collection of various data items। अब रिकॉर्ड का मतलब क्या हुआ? देखिए, डेटा मतलब किसी एक पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का डेटा हुआ, और यही हम अगर 100 स्टूडेंट्स का डेटा अगर हम ले लें तो उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। ठीक है, record can be defined as the collection of various data items। For example, we talk about the student entity, then its name, address, course, marks can be grouped together to the form the record for the student। ठीक है, हम अलग अलग डेटा आइटम्स को एक साथ जब हम रख देते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? रिकॉर्ड बोलेंगे। आपने कभी भी किसी से बात करते हुए सुना होगा कि मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेना। देखिए, मेरा रिकॉर्ड चेक कर लेना इसका मतलब कि वहाँ पर कई सारे लोगों का डेटा है और उसमें से आपका रिकॉर्ड चेक करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है,
या आपकी अटेंडेंस, जैसे आप कहते हैं कि मान लीजिएगा आप कल आए और आपने अटेंडेंस लगाई, और सपोज दैट आपसे कोई कहता है कि आप तो कल आए नहीं थे, तो आप क्या बोलते हैं कि मेरा रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा, मैं आया था या नहीं आया था। तो इसका मतलब है कि रिकॉर्ड, रिकॉर्ड मतलब आपकी एंटिटी, यानी स्टूडेंट का जो डेटा है वो ये है, उसमें कई सारे आइटम्स होंगे जिसको हम मर्ज कर देते हैं, उसी को हम बोलते हैं रिकॉर्ड। तो डेटा हमने बता दिया, ग्रुप आइटम्स हमने आपको बता दिया, रिकॉर्ड बता दिया आपको। अब बात करेंगे, अ फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ वेरियस रिकॉर्ड्स of one type of entity. For example, if there are the 60 employees in the class, then there will be a 20 records in the related file, which each record contains the data about each employee. ठीक है, और फाइल का मतलब कई सारे रिकॉर्ड्स को हम मिला दें। रिकॉर्ड मतलब हमने एक एंटिटी में सारी उसकी इंफॉर्मेशन रख दी, ठीक है, और डेटा मतलब कि हमने एक व्यक्ति की पूरी इंफॉर्मेशन रख दी, उसी के कई डेटा आइटम्स मतलब हमने, ग्रुप आइटम का मतलब हमने उसके सबऑर्डिनेट्स को भी रख लिया। अब फाइल का मतलब कई सारे रिकॉर्ड्स को हमने मेंटेन किया, जिसको हम फाइल में रख देते हैं, राइट। देन इसके बाद में एट्रीब्यूट एंड एंटिटी पे आते हैं। एन एंटिटी रिप्रेजेंट्स द क्लास ऑफ सर्टेन ऑब्जेक्ट्स, इट कंटेन्स अ वेरियस एट्रीब्यूट्स, ईच एट्रीब्यूट रिप्रेजेंट्स द पर्टिकुलर प्रॉपर्टी ऑफ दैट एंटिटी। ये आगे जाकर की चीजें समझ में आएंगी, राइट। Field is a single entry unit of the information representing the attribute of an entity. ये चीजें आपको बाद में समझ में आ जाएंगी, जब हम यूज करेंगे तब आपको ये बात अच्छे से समझ में आ जाएगी। क्लियर। अब बात करेंगे नीड ऑफ द डेटा स्ट्रक्चर। हमको क्या नीड पड़ी कि डेटा स्ट्रक्चर हमको यूज करना पड़ा, ठीक है। नीड बताइए। तो देखिए, as applications are getting complexes and the amount of data is increasing by day, so there may arising the following problem. Number one thing is the processor speed, number second is the data search, number third is the multiple request। तो प्रोसेसर स्पीड का मतलब क्या होता है? टू हैंडल वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, to handle very large amount of data, so high speed processing is required। मतलब अगर आपके पास में बहुत बड़े लेवल पर डेटा है, बहुत बड़ा अमाउंट का आपका पास में डेटा है, तो हाई स्पीड प्रोसेसिंग इज रिक्वायर्ड, मतलब आपको प्रोसेसर की स्पीड बहुत हाई चाहिए। बट एज द डेटा इज ग्रोइंग डे बाई डे टू द बिलियंस ऑफ द फाइल्स पर एंटिटी, सो प्रोसेसर में फेल टू डील विथ दैट मच अमाउंट ऑफ डेटा। मतलब कहने का ये हुआ कि डेटा तो डे बाई डे आपका बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि फाइल्स पे आपकी एंटिटी बढ़ती चली जाएंगी, तो प्रोसेसर आपका अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो वो फेल हो जाएगा। इसलिए हमको प्रोसेसर की स्पीड और प्रोसेसर उस टाइप का हमको यूज करना पड़ेगा जब हम डेटा को हैंडल कर रहे होंगे। सेकेंड थिंग इज द डेटा सर्च। सो कंसीडर एज एन इन्वेंटरी साइज ऑफ द 106 items in a store. So if our application needs to search on a particular item, it needs to traverse 106 items every time, so result in the slowing down the search process। अगर suppose that कि मैंने आपको कहा कि 1000 लोगों में से मुझे 501वें नंबर को सर्च करना है, तो हमको 501 नंबर तक ट्रैवर्स करना पड़ेगा, तब जाकर के हम उस डेटा को वहां पर से ढूंढ पाएंगे, राइट। इज दैट क्लियर? मल्टीपल रिक्वेस्ट का क्या मतलब है? इफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर सर्चिंग द डेटा साइमल्टेनियसली ऑन अ वेब सर्वर, then there are the chances that a very large server can fail during that process। ठीक है, अब मल्टीपल रिक्वेस्ट का क्या मतलब हुआ, देखिए फिर समझिएगा। मल्टीपल रिक्वेस्ट का मतलब है कि इफ थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स आर सर्चिंग, अगर मान लीजिएगा हजारों लोग कोई भी डेटा को एक समय में सर्च कर रहे होंगे वेब सर्वर पे, सो देन देयर आर द चांसेस, यहाँ पर एक चांस हो सकता है दैट अ वेरी लार्ज सर्वर, वही एक बहुत बड़ा सर्वर फेल्ड ड्यूरिंग दैट प्रोसेस। मतलब आप कई बार देखते होंगे जब आप कोई एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह आप फिलअप करते हैं, और हो सकता है कि जब लास्ट डे होता है या उसके एक दिन पहले सर्वर फेल हो जाता है। कई बार आप देखते हैं सर्वर फेल हो जाता है, क्यों? क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ यूजर्स उसको एक टाइम में उसी चीज को एक्सेस करते हैं, तो उस दौरान बड़े जो सर्वर्स हमारे हैं वो भी फेल हो जाते हैं। तो हमको मल्टीपल रिक्वेस्ट को भी हैंडल करना आना चाहिए। तो कई बार हमारा अगर सर्वर वीक होता है तो वो इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर पाता। सो इन ऑर्डर टू सॉल्व द अबव प्रॉब्लम्स, डेटा स्ट्रक्चर्स आर यूज। उस केस में डेटा स्ट्रक्चर का ही हमारा यूज समझ में आता है, क्योंकि
अगर हमने डेटा स्ट्रक्चर एफिशिएंट तरीके से यूज किया है तो ये प्रॉब्लम्स कम आती हैं। सो डेटा ऑर्गेनाइज टू फॉर्म अ डेटा स्ट्रक्चर, डेटा को हम ऑर्गेनाइज करते हैं किस फॉर्म में, डेटा ऐसे डेटा के फॉर्म में, इन सच अ वे दैट ऑल आइटम्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी सर्च, मतलब कि जितने भी आइटम्स हैं उसको वो सर्च ना करे, एंड द रिक्वायर्ड डेटा कैन बी सर्च इंस्टेंटली, जो भी हमारा डेटा हम फाइंड आउट करना चाहते हैं सिर्फ उसी को सर्च करें। अगर वो सभी आइटम्स को एक साथ सर्च करने का प्रयास करेंगे तो फिर हमारा सर्वर फेल हो जाएगा, और इसी केस में कई सारी चीज़ें हम देखते हैं कि सर्वर फेल हो गया, क्योंकि सारा खेल हमारा डेटा स्ट्रक्चर का। इसलिए हम आपको बताना चाह रहे हैं कि डेटा स्ट्रक्चर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डिप्लॉइंग द सर्वर्स या डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर्स। बहुत सारी चीज़ों को हमको जब हमको यूज़ करना होता है अपने प्रोग्राम में, अपने सॉफ्टवेयर में, तो सिर्फ हम डेटा स्ट्रक्चर को एफिशिएंट बनाएं, क्योंकि उसी के बेसिस पर हमारी सारी चीज़ें हैंडल होती हैं। राइट, आई होप कि आपको यहाँ तक मेरी बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको डेटा स्ट्रक्चर का देखिए क्लासिफिकेशन बताने वाला हूँ। बहुत ध्यान से आपको देखना है डेटा स्ट्रक्चर का क्लासिफिकेशन। हमारे पास में मैंने आपको बताया था कि डेटा स्ट्रक्चर नंबर 1, पहले तो मैंने आपको बताया कि डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, इस पर हम आपसे काफ़ी डिटेल में डिस्कशन कर चुके हैं। अब डेटा स्ट्रक्चर नंबर 1 थिंग इज अ प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर, एंड नंबर 2 टाइप होता है नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर। प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि हमारे पास में इंट, कैर, फ्लोट, ठीक है, डबल, ठीक है, ये जो हैं हमारे प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर हैं जो सिंगल वैल्यू को होल्ड करते हैं। नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको ऑलरेडी बताया था एरे, ट्री, ग्राफ, ठीक है, स्टैक, क्यू, ये सारी चीजें बताई थी। और उसमें भी मैंने 2 तरीके से बताया था, एक नंबर लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स, नंबर 2 नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स। अब लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में मैंने आपको फिर 2 तरीके से बताया था, स्टैटिक और नंबर 2 डायनेमिक। स्टैटिक में मैंने आपको बताया एरे, ठीक है, एरे बताया, और डायनेमिक डेटा स्ट्रक्चर्स में हम लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू को रखते हैं। इज दैट क्लियर? 2 तरीके के लीनियर में 2 तरीके का हमने क्लासिफिकेशन बताया आपको, नंबर फर्स्ट एरे, सॉरी स्टैटिक एंड डायनेमिक। और स्टैटिक में मैंने एरे, राइट, डायनेमिक में मैंने आपको 3 चीजें बताई, नंबर 1 स्टैक, सॉरी लिंक लिस्ट, स्टैक और क्यू। इस तरीके से जो डेटा का क्लासिफिकेशन है वो अभी हमने लीनियर वाला देखा। नॉन लीनियर में मैंने आपको बताया कि जो लीनियर नहीं होगा मतलब वो होता है ट्री और ग्राफ। तो ये है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। क्लियर? तो डेटा स्ट्रक्चर्स का क्लासिफिकेशन अब आपको मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। मैंने आपको बिल्कुल डायग्रामेटिकली बता दिया है, तो अब कंफ्यूजन नहीं होगा। अब आपसे कभी भी पूछा जाए कि लीनियर क्या होता है, नॉन लीनियर क्या होता है, आप इजीली बता पाएंगे। प्रिमिटिव क्या होता है, नॉन प्रिमिटिव क्या होता है, आप बता पाएंगे। लीनियर में 2 तरीके, ठीक है, स्टैटिक और डायनेमिक। स्टैटिक में सिर्फ एक, डायनेमिक में लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू, और जबकि नॉन लीनियर में 2 डेटा स्ट्रक्चर आते हैं, एक होता है ट्री और एक सेकंड वन ग्राफ। आई होप कि आप लोग बहुत एंजॉय कर रहे होंगे इस क्लास में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ था। अ डेटा स्ट्रक्चर is called linear if all of its elements are arranged in the linear order। मतलब अगर आपके सारे एलिमेंट्स लीनियर ऑर्डर में अरेंज्ड हैं तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ओके, इन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स द एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन नॉन हायरार्किकल वे। मतलब उसमें हम स्टोर करते हैं नॉन हायरार्किकल वे, वेयर ईच एलिमेंट हैज द सक्सेसर एंड प्रेडिसेसर
एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट। मतलब सीधी सी बात समझिए कि जैसे मान लीजिएगा पहला वाला एलिमेंट है एक एरे में और एक लास्ट वाला है, ये है फर्स्ट और ये है लास्ट। अब बाकी के जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनके प्रेडेसर्स भी होंगे और उनके सक्सेसर भी होंगे। सक्सेसर का मतलब उसके आगे वाला और प्रेडेसर्स के मतलब उसका पीछे वाला। तो हर एलिमेंट, मान लीजिएगा मैंने ये 5 लिखा, ठीक है, सपोज दैट मैंने यहाँ पर 7 लिखा, ठीक है, फिर मान लीजिएगा मैंने यहाँ पर लिखा 8 लिखा, ठीक है। अब देखिए 5 के पहले अगर कहा है तो 7th एक एलिमेंट है और 5 के बाद एक एलिमेंट है 8, ठीक है। इज दैट क्लियर? तो हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर है लीनियर, वो नॉन हायरार्किकल वे। अब हायरार्किकल वे का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लो आपको एक फैमिली ट्री के हिसाब से समझाते हैं। मान लीजिएगा आपके ग्रैंडफादर हैं, ठीक है। ग्रैंडफादर जो हैं मतलब आपके पापा पिताजी जो हैं वो 3 भाई है, मान लो ये 3 भाई हो गए, ठीक है ना, ABC। उनमें से आप एक के बच्चे हो, तो ये जो लेवल है इसको हम बोलते हैं हायरार्किकल ऑर्डर, ठीक है। तो हमारा जो डेटा होगा वो इस फॉर्म में नहीं होगा। यही हम ग्राफ और ट्री में देखते हैं तो हायरार्किकल ऑर्डर में हमारा डेटा स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। लेकिन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर फॉर्म में होगा, ठीक है, और इसमें प्रेडिक्सर और सक्सेसर्स हमारे एलिमेंट्स के होंगे। फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट को इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि फर्स्ट के पहले कोई नहीं होगा और लास्ट के बाद कोई नहीं होगा, ठीक है। तो या तो उनमें इस केस में या तो प्रेडिसर्स होगा या सक्सेसर होगा। अब टाइप्स ऑफ डेटा स्ट्रक्चर्स में नंबर 1 थिंग एरे। सबसे पहला हम डिस्कस करने वाले हैं एरे। So an array is a collection of similar type of data items and each data item is called an element of the array. Array जो है similar type के data items का collections होगा और हर data item को हम क्या बोलते हैं, element, किसी एक array का element है। So the data type of the element may be any valid data type like, जो भी हमारा data element होगा जिस टाइप का भी होगा, या तो वो कैर हो सकता है या वो इंट हो सकता है या वो फ्लोट हो सकता है या वो डबल, यानी हम किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, या इंटीजर का एरे, ठीक है, या फिर कैरेक्टर का एरे, या फिर फ्लोट, या फिर डबल, किसी भी टाइप का हम बना सकते हैं यहाँ पर, राइट। सो द एलिमेंट्स आर the elements of array share the same variable name, ठीक है। जितने भी array में elements होंगे वो same variable name को share करेंगे, but each one carries different index number। मैंने आपको बताया था हर एक के पास में different index number होगा, जिसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? नॉन एज सबस्क्रिप्ट। द array can be the 1 dimensional, 2 dimensional और मल्टी डायमेंशनल। मैंने आपको 1D array बताया था, 2D array बताया था, और 2D से ऊपर हम बोल सकते हैं मल्टी डायमेंशनल, यानी 3D 4D जितने भी आपको डायमेंशनली यूज करना होगा। सो द इंडिविजुअल एलिमेंट्स ऑफ द एरे, हमने यहाँ पर एक एरे डिक्लेयर किया है, इंट एज, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इंट एज 100, ठीक है। ये हमने 100 एलिमेंट्स का एक एरे डिक्लेयर किया है। तो देखिए इंडेक्सिंग एज 0, एज 1, एज 2, एज 3 और ये कहाँ तक गया, एज 99। मैंने आपको बताया था कि 0 से इंडेक्सिंग शुरू होती है और n-1 तक हम जाते हैं। ये हमारा इंडेक्सिंग करने का तरीका है एरे में। आई होप कि अब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नेक्स्ट है लिंक लिस्ट। लिंक लिस्ट, ठीक है। सेकेंड जो हम डेटा स्ट्रक्चर यूज करने जा रहे हैं लीनियर में ही, वो है लिंक लिस्ट। सो लिंक लिस्ट इज अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर which is used to maintain a list in the memory। अब देखिएगा लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जो हमारा है वो कौन सा है, सेकंड, लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट को अब आप कैसे मेंटेन करते हैं, देखिए which is used to maintain a list in the memory। मेमोरी में हम एक लिस्ट को मेंटेन करते हैं। सो it can be seen as the collection of nodes stored at non-contiguous memory location। देखिए एरे जो है कंटिगियस मेमोरी लोकेशन है, जबकि लिंक लिस्ट जो है नॉन कंटिगियस मेमोरी लोकेशन होगी, और इसमें हम
नोड यानी कलेक्शन ऑफ नोड के नाम से समझते हैं, या हम कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर नोड्स देखने को मिलते हैं। सो ईच नोड ऑफ द लिस्ट कंटेन्स अ पॉइंटर टू इट्स द एडजेसेंट नोड। मतलब यहाँ पर सीधी सी भाषा में आपको बता दें कि ये एक लिस्ट होती है, इसमें एक होता है डेटा पार्ट, दूसरा होता है एड्रेस पार्ट। और एड्रेस मतलब हम पॉइंटर के द्वारा इसको एक्सेस करते हैं, राइट। इसको हम बोलते हैं लिंक। अब लिंक लिस्ट क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये लिस्ट जो है, ये जो लिस्ट है वो किसी दूसरे से लिस्ट होगी, ठीक है, वो किसी दूसरे से होगी, ये किसी अगले वाले से होगी। और ये जो है हमारी मेमोरी में कंटीन्यूअस नहीं होगी, अलग अलग जगह पर। जैसे हम आपको बताएं, मान लो एक जगह हमारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, एक जगह हमारा डेटा यहाँ पड़ा हुआ है, एक जगह डेटा हमारा यहाँ पड़ा हुआ है, एक जगह यहाँ पड़ा हुआ है, इन सभी को मर्ज करना है तो लिंक लिस्ट की मदद से कर देंगे। जैसे कि मैंने यहाँ से इसको मर्ज कर दिया, यहाँ से इसको मर्ज कर दिया, मान लो यहाँ से इसको कर दिया लिंक, और यहाँ से इसको कर दिया, इसी को बोल रहे हैं हम लिंक लिस्ट। ये हमारा कंटीन्यूअस मेमोरी लोकेशन नहीं है, ये हमारी मेमोरी में जहाँ जहाँ डेटा हमारा जहाँ जहाँ एलोकेट हुआ है वहाँ से हम इसको मर्ज कर रहे हैं, ठीक है। हमारा स्पेस वहीं से उठाएगा। अभी कैसे उठाएगा, क्या करेगा, इसकी क्या एल्गोरिथम्स है, वो सब हम आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी जस्ट आप एक चीज़ समझ लीजिएगा कि हमारा ये जो डेटा स्ट्रक्चर है वो लीनियर स्ट्रक्चर की कैटेगरी में ही आता है। टाइप्स ऑफ द लीनियर डेटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी में नेक्स्ट है स्टैक। स्टैक क्या है? स्टैक इज अ लीनियर लिस्ट in which insertion and deletion are allowed only at one end called top। अब देखिए स्टैक क्या है। स्टैक को हम ऐसे समझते हैं जैसे कि मान लीजिएगा आपके पास में आप एक ये आपकी बुक्स है, ठीक है, ये आपकी बुक्स है। मान लीजिएगा ये आपकी हिस्ट्री की बुक है, ये आपकी केमिस्ट्री की बुक है, ये आपकी मैथ्स की बुक है, ये आपकी इंग्लिश की बुक है, ठीक है, ये आपकी हिंदी की बुक है, और मान लीजिएगा ये कंप्यूटर की बुक है। तो आपने इस ऑर्डर में रख दिया, मानी ऊपर से लेके नीचे के ऑर्डर में आपने रख दिया। इसी को बोलते हैं हम स्टैक, इसी को बोलते हैं हम स्टैक। यानी ठीक ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिएगा ऐसे समझिए, ये हमारा एरे हो गया, ये अभी हमारा कौन सा एरे हो गया, हम कहते हैं हॉरिजेंटल, हॉरिजॉन्टल एरे। अगर मैं इसी को ऐसे बना दूंगा तो ये हमारा हो गया वर्टिकल, इसको खड़ा कर दीजिएगा, ये हो गया वर्टिकल। टेक्निकली हम यही कहते हैं वर्टिकल, क्योंकि एरे, क्योंकि स्टैक भी एक एरे है लेकिन ये वर्टिकल एरे। अब हम स्टैक में क्या करते हैं, देखिए हमारा काम क्या है, स्टैक में क्या काम करते हैं हम, कि हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर रखते जाते हैं, ढेर लगाते जाते हैं, ठीक है ना, एक के बाद लगाते जाते हैं। अब देखिए पहले तो हम इसको समझा देते हैं कि है क्या एक्सेप्ट। और जो ऊपर वाला है उसको क्या बोलते हैं, टॉप। क्या बोलते हैं, टॉप। मतलब जो सबसे आखिरी वाली बुक होगी या जो आखिरी वाला आइटम होगा ना उसको हम बोलेंगे टॉप। और इसमें हम जो भी चीजें करेंगे वो टॉप से ही करेंगे, ठीक है। अभी बताएंगे आगे जाकर के कैसे करना है। अ स्टैक इज एन एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप। स्टैक को हम क्या बोलते हैं, एडीटी। कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन मोस्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। स्टैक को हम बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में इम्प्लीमेंट करते हैं। So it is named as stack because behaves like a real world stack because the piles of plates or deck of cards। आप समझ पा रहे होंगे, पाइल्स ऑफ प्लेट्स का मतलब यहाँ पर हमने प्लेट्स का ढेर लगा दिया, मानी ये हमारी प्लेट्स का ढेर लग गया, ठीक है। हम ऐसे रखते जाते हैं, राइट, रखते जाते हैं रखते जाते हैं रखते जाते हैं, और जो आखिरी वाली होगी उसको हम बोल देते हैं टॉप, ठीक है। या हम डेक ऑफ कार्ड्स, मतलब जो भी हमारे पास कार्ड्स हैं उसके ऊपर ऊपर रखते जाते हैं। तो आपने देखा होगा कि जो एक ताश की गड्डी होती है वो उसमें इसी फॉर्म में हमारे जो कार्ड्स होते हैं वो ऐसे लगे होते हैं, ठीक है। तो उसी को हम बोलते हैं स्टैक, ठीक है। अब देखिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, यहाँ पर हम इसको बोलते हैं लीफो। ये जो लीफो टेक्निक है इसको हम बोलते हैं
लास्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब जो आइटम सबसे लास्ट में होगा, जो आइटम सबसे लास्ट में होगा उसको हम पहले निकालें। मान लीजिएगा 1 2 3 4 है, तो जो सबसे आखिरी में नंबर है वो पहले, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ये टेक्निक हम बताएंगे आपको, घबराने की बात नहीं है। यहाँ पर हम फॉलो करते हैं लीफो, स्टैक को हम लीफो के नाम से भी जानते हैं, यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट। अब सोचिए जरा, ऐसे समझिएगा, अभी इसको टेक्नोलॉजी से ना समझते हुए हम इसको ऐसे समझें कि जैसे मान लीजिएगा आपके घर में मान लीजिएगा ये प्लेट्स लिखी हुई हैं, P1 है, P2 है, P3 है, और ये सिमिलर टाइप की प्लेट्स हैं बेटा, ठीक है ना। P5 है, ठीक है, P6 है। अब आपसे कहा जाए कि मान लीजिएगा आपको P3 वाली प्लेट उठानी है, आपको P3 वाली प्लेट उठानी है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप P6 उठाओगे, फिर मान लीजिएगा आप P5 उठाओगे, फिर आप P4 उठाओगे, तब जाकर के आप P3 को उठा पाओगे ना। इज दैट क्लियर ना। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी लास्ट वाला पहले निकलेगा। अगर आपको ये वाले आइटम को यूज करना है या आपको ये वाले आइटम को यूज करना है, तो पहले आप लास्ट वाला उठाओगे, उसके नीचे वाला, क्योंकि जब ये हटा देंगे तो उसके बाद वाला ये टॉप मोस्ट होगा, फिर उसके बाद में उसके नीचे वाले को हम फाइंड आउट कर पाएंगे। तो उसी को हम बोलते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसी टेक्निक का हम यूज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं स्टैक। इज दैट क्लियर। मुझे लगता है अब ये बात आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई हो। चलिए क्यू को डिस्कस कर लेते हैं, और इसके बाद में बाकी कल डिस्कस कर लेंगे। क्यू क्या है, तो क्यू इज अ लीनियर लिस्ट in which elements can be inserted only at one end called rear and deleted only at the other end called front। तो यहाँ पर rear और front होगा। It is an abstract data structure also similar to the stack, ये भी stack की तरह है। Queue is opened at both ends, therefore it follows first in first out methodology for sorting the data item। अब देखिए queue जो है ये ऐसा होता है, ये एरे की तरह ही होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक जगह रेयर बोलते हैं, एक जगह फ्रंट बोलते हैं। वो भी हम आपको बताएंगे रेयर और फ्रंट क्या होते हैं जब हम आपको क्यू बताएंगे। अभी हम जस्ट आपको फीको बता रहे हैं कि जो पहले जाएगा, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। आप सोचिएगा टिकट काउंटर हमारा ये है हमारा टिकट काउंटर, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू में ये लाइन लगी हुई है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 लोग हैं। ये पीपल 1 है, ये पीपल 2 है, ये तीसरा पर्सन है, ये चौथा पर्सन है, ये पांचवा है, ये छठा है और ये सातवां है। आप बताइएगा जो सबसे आगे खड़ा है P1 पर्सन है, तो इसको पहले टिकट मिलेगा और ये बाहर हो जाएगा। देन उसके बाद में इसको टिकट मिलेगा, तब ये बाहर होगा। तो P1 पहले बाहर होगा, इसलिए बोला फर्स्ट इन, जो पहले जाएगा वो पहले बाहर आएगा। तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इज दैट क्लियर। आई होप कि अब आपको बात समझ में आ रही होगी। क्लियर। रेलवे में जो हम टिकट सिस्टम में देखते हैं, हम लोग क्यू लगाते हैं। क्यू मतलब हम कतार बोलेंगे, पंक्ति बोलें, ठीक है। तो जो पहले लगा होगा लाइन में उसी को पहले टिकट मिलेगा। अब आपको ये बात समझ में आ रही होगी, मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इमेज बनाइए आप थोड़ा सा, राइट, कि आप क्यू में खड़े हैं। हमेशा बोलते हैं ना, आजकल हम बोलने भी लगे हैं कि क्यू में खड़े हो जाइए, है ना। आप क्यू में नहीं थे इसलिए आपको टिकट हम नहीं देंगे, तो आपको वापस से क्यू में लगाया जाता है। तो क्यू का मतलब जो पहले खड़ा है उसको पहले टिकट मिलेगा, ठीक है। यही स्टैक में क्या होता था, जो आखिरी में है उसको पहले होगा, वो पहले बाहर होगा, लेकिन क्यू में जो पहले जाएगा वो पहले बाहर होगा। इसलिए बोलते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। क्लियर। और इसका सबसे अच्छा है रिजर्वेशन सिस्टम में, जब हम टिकट ले रहे होते हैं या हम टिकट सिस्टम में ले रहे होते हैं, तो हमको, या हम किसी थिएटर में भी जाते हैं तो वहाँ पर भी लोग क्यू में खड़े होते हैं, तो जो पहले बंदा लगा होगा लाइन में उसी को पहले टिकट मिलेगा, ठीक है। और क्यू जो है दो
हम कह सकते हैं कि यहाँ पर इसके दो एंड पॉइंट होते हैं, एक होता है रेयर, एक होता है फ्रंट। अब हम इसको आपको नेक्स्ट जो क्लासेस होंगी उनमें आपसे बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अभी तो जस्ट हम आपसे सिर्फ इतना डिस्कस कर रहे हैं कि एग्जैक्टली स्टैक क्या होता है, क्यू क्या होता है, एरे क्या होता है। एरे को हमने आपके साथ में बहुत डीपली डिस्कस किया है। तो जो हम नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर्स आपसे डिस्कस करेंगे वो स्टैक, क्यू और लिंक लिस्ट करेंगे लीनियर डेटा स्ट्रक्चर्स में। बट अभी हम आपको सभी चीज़ों का एक बार बेसिक्स बता रहा हूँ ताकि आप अवेयर हो सकें कि एग्जैक्टली डेटा स्ट्रक्चर होता क्या है, आप समझ सकें कि डेटा स्ट्रक्चर का बेसिक मतलब क्या होता है। तो नेक्स्ट क्लास में मैं आपके साथ में नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को डिस्कस करूंगा। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरह से बात समझ में आई होगी और काफ़ी आपने एंजॉय भी किया होगा।